हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आज आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी विद इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप केमिस्ट्री की दुनिया में कदम रख चुके हो और केमिस्ट्री में एटम क्या है ये बेसिक यूनिट है और यही आपका 11th 12th या आपकी आगे की लाइफ डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आप केमिस्ट्री में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपका बेस बनाएगा, फाउंडेशन बनाएगा। तो पेज नंबर 43 के इंटेक्स क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर कैनल रेज? तो कैनल रेज हम किसको कहते हैं? तो कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। प्रोटॉन्स जो होते हैं बच्चों, उनको कैनल रे कहा गया है। और रेडिएशंस का मतलब होता है एनर्जी। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन्स। दे वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टेन। तो गोल्डस्टेन 1886 में गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। और क्योंकि ये कैनल की तरह ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब में ट्रैवल कर रहे थे कैनल्स की तरह, इसलिए इसका नाम कैनल रे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? तो बच्चों सीधी सी बात है, आप ये समझ लो कि एक प्रोटॉन के अंदर जितने एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो दोनों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। तो देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर एज अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एन एटम कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज। दोनों का चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा और इसीलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो आगे देखते हैं, पेज नंबर 49 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल। तो जे थॉमसन ने क्या दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। मैंने अपने लेक्चर्स में आपको अच्छे से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज़ के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो जे थॉमसन ने क्या वाटरमेलन या प्लम पुडिंग का मॉडल दिया था और कैसे एटम को उन्होंने न्यूट्रल साबित किया था। तो देखो, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो हमने देखा था उसमें कि पूरा एक गोल वाटरमेलन टाइप का एटम होता है, पूरा पिंक जो अंदर होता है वाटरमेलन के, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है, और ब्लैक कलर के जो बीज होते हैं सीड, उसे उन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहा था। The negatively charged particles are embedded in the positively charged sphere. These negative and positive charges are equal in magnitude. उन्होंने कहा था कि जितना amount of positively charged particles होते हैं उतने ही negatively charged particles होते हैं। Thus by counterbalancing each other's effect, they make an atom neutral. तो जितने पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं पार्टिकल्स, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल एन एटम मॉडल ऑफ एन एटम विथ सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो रुदरफोर्ड्स का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था स्टूडेंट्स, फेमस, आप ये समझ लो कि ये एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें आपके 11th स्टैंडर्ड में फिर से रिपीट होने वाली है। अगर आपके आसपास में कोई 11th का स्टूडेंट है तो आप उसकी टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप जो 9th में पढ़ रहे हैं वो सब कुछ 11th में आने वाला है। तो रुदरफोर्ड के मॉडल से आपको सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है जो न्यूक्लियस में रहता है एटम के। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ रहते थे, बिल्कुल छोटे से स्पेस में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट लेक्चर्स देख लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था। अब देखो, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स एक्सपेरिमेंट। नील बोहर का मॉडल का हम लोग मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके आसपास पहली शेल होती है, दूसरी शेल, तीसरी, चौथी। तो पहली शेल को हम के बोलते हैं, दूसरी को एल, एम, एन, तो अप टू इन्फिनिटी तक ये चलती रहती है। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे इन्होंने एक मॉडल दिया था। ये फिक्स्ड पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स
चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold? तो बच्चों रुदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल का। 100 नैनोमीटर जितनी पतली गोल्ड फॉइल उन्होंने ली थी। अब अगर हम गोल्ड फॉइल की जगह किसी भी दूसरे अदर मेटल के ऊपर हम ये अल्फा पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फेंकते तो क्या होता? तो देखो, इफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल रादर देन गोल्ड, देयर वुड बी नो चेंज। क्योंकि क्या है, मेटल हो नॉन मेटल हो कोई भी चीज़, प्रोटॉन तो कहाँ पे रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। In the alpha scattering experiment, a gold foil was taken because gold is malleable. गोल्ड इसलिए उन्होंने लिया था क्योंकि वो आसानी से पिघल सकता है, मेल्ट हो सकता है, पतली फॉइल में कन्वर्ट हो सकता है। Foil of gold can be easily made. It is difficult to make such foils from other metals. रिजल्ट तो सेम ही होता, लेकिन दूसरे मेटल से पतली फॉइल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब देखो 49 पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो ये सबसे आसान है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Helium atom has an atomic mass of 4 units and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? तो आपको पता है कि अगर आपको प्रोटॉन फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। आप लिख लीजिए, एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स हमारे पास में 2 हैं, टोटल एटॉमिक मास 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू n, यानी न्यूट्रॉन ढूंढना है प्लस 2, तो 2 इज इक्वल टू किस साइड आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 न्यूट्रॉन। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 50 पर। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। तो बच्चों कार्बन और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो हम लोगों को ऑक्टेट रूल तो पता ही, ऑक्टेट रूल क्या होता है नहीं पता है तो लिख लो, 2 8 8 8 18 32, इस तरीके से हमारा ऑक्टेट रूल होता है। तो अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम? 2 और दूसरे में 4। हम लोग इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसके बाद जो भी है हमें सेकंड में भरने होंगे। सेकंड में हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, फिर से हमें न्यू इलेक्ट्रॉन्स न्यू सबशेल में भरने होंगे। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम के पहले ऑर्बिट में आएंगे 2, सेकंड में आ जाएगा 8, 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 के बाद 1 बच गया, वो हम न्यू ऑर्बिट में ले लेंगे। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेट रूल हो गया हमारा 281। इस तरीके से हम इसके ऑक्टेट में भर देंगे। अब देखो प्रीवियस ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? तो K शेल हमें पता है, K यानी फर्स्ट शेल होता है, L यानी सेकंड शेल होता है। तो पहले में हम 2 भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं, तो 2 + 8 टोटल कितना हो जाता है स्टूडेंट? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं? आपको मैंने बताया था कि 1 2 आपको एलिमेंट्स एटलीस्ट याद करने हैं। तो आप देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे नियॉन के अंदर। तो इस तरीके से आपको एकदम परफेक्ट बनना होगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो पेज नंबर 52 का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो बच्चों वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उसकी वैलेंसी यहाँ पर ढूंढेंगे। तो देखो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट is less than or equal to 4, the valency of element is equal to the number of electrons in the outermost shell. On the other hand, if the number of electrons in the outermost shell of an atom is greater than 4, the valency of element is determining by the subtraction of the electrons in the outermost shell from 8. तो देखो पहले में क्या, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17।
कितना होता है 17। तो उसका आउटर मोस्ट कितनी वैलेंसी है 7। कैसे हो गई, तो आप प्लीज 17 को इसके ऑक्टेट रूल में भर के देखो, तो पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 8, फिर तीसरे में आ जाएगा 7। 2 + 8 10 + 7, तो ये हो गया 17। फिर है हमारे पास में सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो क्या आ जाएगा इसका ऑक्टेट रूल, इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 286। तो आउटर मोस्ट में कितना है 6। और मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 12, तो इसका क्या हो जाएगा 282। तो इसकी वैलेंसी क्या है 2। तो इसी तरीके से हम हमेशा हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में नेक्स्ट 52 पेज नंबर पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, देन अगर हमारे पास में किसी एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 ही है। और 8 एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है। फिर देखो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, 8 ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। तो 8 नंबर का होता है हमारा ऑक्सीजन। मैं आपको ये भी बता देती हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, तो जितने 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, 8 + 8 - तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा है हमारा न्यूट्रल। इसके बाद देखो विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। तो बच्चों सीधी सी बात है, टेबल देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको 1 to 20 का तो याद ही होना चाहिए। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो हमारा इसका मास नंबर हमें ढूंढना है, तो हमें पता है कि मास ऑफ ऑक्सीजन किसी भी चीज़ किसी भी एलिमेंट का मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन + न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर कितने हैं 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। आप टेबल में एक बार ही देखना चाहो तो देख सकते हो, 8 + 8 हो गया 16। तो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16। सल्फर का क्या होता है, सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन होते हैं क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। इसके अंदर 16 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 16 + 16 हो गया 32। तो आप ऐसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर देखो पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन है, फॉर द सिंबल H, D एंड T टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड ईच ऑफ देम। तो बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है हमारे पास में, ड्यूटेरियम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, यानी उसके अंदर क्या होता है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि अगर एक एटॉमिक मास है तो क्या होगा सम ऑफ P + N। P 1 है तो N कितना होना चाहिए 0, तभी तो 1 आएगा इसका एटॉमिक मास। और ड्यूटेरियम का क्या होता है 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन + न्यूट्रॉन 1 + 1 2, इसीलिए ड्यूटेरियम यानी जिसका एटॉमिक मास होता है 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे टी का एक कॉलम बनाना रह गया है, तो टी के लिए होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम में प्रोटॉन 1 होएगा, न्यूट्रॉन 2 होएंगे और इलेक्ट्रॉन 1 होएगा। तो ये आप प्लीज ड्रॉ कर लेना, प्रोटॉन 1 टी के लिए, ट्रीटियम के लिए, न्यूट्रॉन 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो एटॉमिक मास ट्रीटियम का कितना होता है 3 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स हमने लिखा है कार्बन का 6, देखो 6 एटॉमिक नंबर दोनों का कॉमन है, एटॉमिक मास है 12 एंड 14। तो यहाँ पे आपको पता है ये कॉन्फ़िगरेशन भी आप बना सकते हो। इसके बाद बोला है आइसोबार्स, तो बार्स का मतलब होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है 29 नहीं, आई थिंक ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज इसको आप कर लीजिएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का होता है 18, दोनों के एटॉमिक मास क्या है सेम, जबकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है बिल्कुल डिफरेंट। तो ये होता है हमारा आइसोबार्स। अब देखो नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंपेयर्स द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाहर प्रेजेंट होते, न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। फिर इनका मास तो हम क्या करते हैं
नेग्लिजिबल होता है, मतलब कुछ गिनते ही नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वली होता है, हम इनको इक्वल समझते हैं। क्यों इक्वल समझते हैं? और इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसीडर ही नहीं करते। प्रोटॉन एक हाथी है, न्यूट्रॉन एक हाथी है, अब इनको एक तराजू में तोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक चींटी है। अब चींटी को रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम इनका मास भी लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। भाई जे थॉमसन का मॉडल जो था उसमें क्या लिमिटेशन यानी कमियां। तो बच्चों इसमें तो इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट उन्होंने शो ही नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन तो रोटेट कर घूमता रहता है, रिवोल्यूशन करता है न्यूक्लियस के आसपास। तो देखो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। एम्बेडेड मतलब फिक्स्ड, अंदर बिल्कुल घुसे हुए होते हैं। However, it was later found that positively charged particles reside at the center of the atom called the nucleus and electrons revolve around the nucleus। तो ये बाद में पता चला था, जे थॉमसन के बाद अर्नेस्ट रुदरफोर्ड आए थे, उनके गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला था कि न्यूक्लियस तो बहुत छोटी सी जगह, प्रोटॉन तो बहुत छोटी सी जगह न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं कंटिन्यूस एकदम फिक्स पाथ में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब बच्चों रुदरफोर्ड के मॉडल में हमें पता चल गया था प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट हमें ये नहीं पता चला था कि इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से रिवॉल्व करते हैं। अगर पता नहीं चलेगा तो किसी दिन इलेक्ट्रॉन गलती से अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो, या कभी बाहर निकल के चला गया तो स्टेबिलिटी समझ में नहीं आ रही थी। तो देखो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, electrons revolve around the nucleus in fixed orbits, but an electron revolving in circular orbits will not be stable because during revolution it will experience acceleration। acceleration वो continuous घूमता ही रहेगा। Due to acceleration, the electrons will lose energy in the form of radiation and fall into the nucleus। शायद इतना घूमने की वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो अंदर आके टकरा जाएगा न्यूक्लियस से। इन सच अ केस द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल एंड कोलैप्स। तो ऐसे केस में एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा और कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हमें पता ही है न्यूक्लियस सेंटर में, उसके बाद के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्बिटल में क्या हो रही थी, रखी जा रही थी। तो देखो बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, Neil Bohr proposed the following postulates regarding the model of the atom. Only certain orbits known as discrete orbits, तो कुछ ही ऑर्बिट उन्होंने बताए थे, डिस्क्रीट मतलब जिनकी एनर्जी क्या थी, अलग अलग थी, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। While revolving in these discrete orbits, the electron do not radiate energy। और जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कोई ना वो एनर्जी ज़्यादा निकालता है ना लेता है। These discrete orbits और shells are shown in the following diagram। तो आपको ये यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि कैसे अलग अलग एनर्जी शेल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। और देखो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे हम N1 कहते हैं, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड होता है N2, नंबर ऑफ शेल 2, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ शेल 3, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ शेल 4, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन शेल के अंदर क्या होती है, एनर्जी लेवल, बढ़ते क्रम में इनके अंदर एनर्जी लेवल होते हैं। फिर देखो कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम इन द गिवन चैप्टर। तो सबसे पहले जे थॉमसन का, फिर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड का, फिर बोहर का आया था। तो देखो एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए थे। रुदरफोर्ड का मॉडल क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसंट्रेटेड एट द सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। तो एक एटम है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिल्कुल उसके न्यूक्लियस में है। साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, कंपेयर करें अगर हम एटम से, आप लिख भी सकते 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर होता है एटम का साइज, और 10 की पावर -15 होता है न्यूक्लियस का साइज। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड ऑर्बिट। और जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो बहुत ही ढंग से एकदम एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर घूमता है।
इसके बाद बोहर का मॉडल है, देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट, तो यहाँ पे नोन की स्पेलिंग देख लेना एक बार, एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इनसाइड द एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। तो इन पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो ना एनर्जी रिलीज करते हैं ना एनर्जी गेन करते हैं, वो शांति से चुपचाप से बस घूमते रहते हैं। फिर देखो, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो पहले 18 एलिमेंट्स का हमें निकालना होता है, तो हमारे पास में कुछ रूल्स है। तो हमारे पास में रूल क्या है बच्चों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट, कितनी इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रख सकता है, तो 2 8 18 वाला फॉर्मूला है, तो उसको हमने निकाला था बच्चों। फॉर्मूला याद रखना 2n²। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, जो भी शेल का नंबर है। तो देखो, पहले शेल अगर n 1 है तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2, पहले में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। थर्ड के अंदर देखो, थर्ड ऑर्बिट रख दिया, थर्ड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 × 3 कितना होता है 3 3 9, 9 2 18, तो दूसरे में होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट बाय अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। Shells are filled with electrons in a stepwise manner, that is, the outermost shell is not occupied electrons unless the inner shells are completely filled. तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए रूल के हिसाब से, तभी हम आउटर मोस्ट शेल के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे। अब देखो, वैलेंसी को डिफाइन करना है और सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का मतलब हमें एक एग्जांपल लेना है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 8। तो देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, वैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है जो कंबाइन कर सकते हैं। तो देखो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस मतलब जो आखिरी ऑर्बिट में जितने भी वेले यानी खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो जितने भी प्रेजेंट है उसको हम वैलेंसी कह देंगे। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से कम है या 4 जितने हैं, तो देन द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर, वो जितने हैं उतने ही। फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन की 4 वैलेंसी है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वैलेंसी है। 4 कैसे है, तो बच्चों उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भर के देखो तो आएगा 2 8 2 8 4, ठीक है। तो 2 8 कितना हो गया 10 + 4, तो 4 उसकी वैलेंसी है, दस द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4। On the other hand, in the number of valence electrons of the atom of an element is greater than 4, then the valency of that atom is obtained by subtracting the number of valence electron from 8। तो आप ये समझ लो कि जितने भी, फिर दूसरा हमारा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रख के देखो तो क्या आएगा 2 6, पहले में 2 दूसरे में 6। तो जितने भी होते हैं आउटर मोस्ट में, अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको हम 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 - 6 कितनी हो गई 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन लेने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर होता है किसी का भी जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन हो तो एटॉमिक नंबर है। फिर मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ एट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और आइसोबार का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देख लो, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन होते तो उसका एटॉमिक नंबर है 7। मास नंबर का मतलब होता है द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। फॉर एग्जांपल, हम बोरोन ले रहे हैं, बोरोन का 5 प्रोटॉन होते हैं 6 न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा P + N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 5 + 6 = 11। तो ये हो गया इसका मास नंबर, ठीक है। मास नंबर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। फिर आइसोटोप्स यानी दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये हो गया कार्बन
12 एंड कार्बन 14, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब आइसो बार को ले लिया, बार बार मतलब वजन, आप ऐसे याद रख लेना। तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, बट दोनों का एटॉमिक मास कितना होता है, दोनों का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर देखा था। टू यूजेस ऑफ आइसोटोप, तो आइसोटोप का यूज देखो, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जितने भी होते हैं, एटम बम वगैरह बनाने वाले और बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स के जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसमें आइसोटोप, यूरेनियम के आइसोटोप की जरूरत पड़ती है। फिर एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो याद रखना है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट होता है CO, कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Na प्लस यानी सोडियम प्लस हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल, एक्सप्लेन। तो बच्चों सोडियम प्लस का मतलब क्या होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लूज कर दिया है। ठीक है, तो 281 ये होता है इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो आप प्लेस करोगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8 भर जाएंगे, 8 के बाद हमें न्यू ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, तो 281 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है मैंने समझाया हुआ है अपने लेक्चर के दौरान भी कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दे देगा। अब सोचो इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, इसलिए इसके ऊपर हो गया Na प्लस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ से 2 आइसोटोप, ये तो यहाँ पे ब्रोमीन 3579 है और ब्रोमीन 3581 है, ये दोनों का परसेंटेज दे रखा है। तो एवरेज हम कैसे ढूंढेंगे, तो बच्चों आपने बहुत ही बारी देखा होगा कि भाई क्लोरीन 35.5 क्यों है ना, आपको कभी ऐसे क्यूरियोसिटी क्वेश्चन क्यों नहीं होता 35.5 क्यों है, क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं बच्चों, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। तो दोनों का एवरेज निकाला हुआ, तो एवरेज कैसे निकाला है, देखो 79 वाला एटॉमिक मास वाला 49.7% है, 81 वाला 50.3% है, तो इनको प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, आप सॉल्व कर लेना, तो इनका 80 आ रहा है। तो इसलिए हम हमेशा एक एवरेज एटॉमिक मास ले लेते हैं इन दोनों का। फिर देखो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X, तो कोई सैंपल दे रखा है जिसका एवरेज एटॉमिक मास है 16.2 यूनिट्स। व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स, अगर X8 यानी X8 का मतलब है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 16 वाला और ऑक्सीजन 18 वाला सैंपल है। तो सीधे से यहाँ पे समझ जाओ बच्चों, क्या करोगे आप, वापस से जो अभी मैंने ऊपर आपको ट्रिक बताई थी, आप उसी तरीके से 16 इंटू जो भी उसका एलिमेंट है प्लस 18 से भी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 माइनस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और इसको सॉल्व कर देंगे, तो x आ जाएगा हमारा 90। तो व्हेन 90% इज द x 16 सैंपल, सो x 18 सैंपल कितना हो जाएगा, ओनली 10%। तो 10% के हिसाब से हमारे ये आइसोटोप बनेगा। इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन का आइसोटोप नहीं लेते हैं, ज़्यादातर हम ऑक्सीजन को 16 ही लिखते हैं क्योंकि दूसरा वाला बहुत ही कम है। फिर देखो इफ Z इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अगर Z3 एटॉमिक नंबर 3 है तो लिथियम होता है ये। तो देखो Z3 मतलब एटॉमिक नंबर एलिमेंट का 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, वैलेंसी है 1, ये एलिमेंट कौन सा होता है भाई, ये तो होता है लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, composition of the nuclei of two atomic species x and y are given। x में 6 प्रोटॉन है, y में 6 न्यूट्रॉन, 6 8। गिव मास नंबर्स ऑफ x एंड y, तो x एंड y का रिलेशन भी बताना है और ये भी बताना है। तो भाई 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 प्लस 6 12। ठीक है, तो 12 किसका एटॉमिक मास होता है, y देखो 6 प्लस 8 ये हो गए 14, तो 14 किसका होता है। तो देखो दोनों का अगर हम रिलेशनशिप बताएं, एटॉमिक नंबर इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन दोनों के सेम है, यानी एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है बट एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंट है। तो भाई ये तो हो गए, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। तो बड़े इजी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके फाउंडेशन लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके बड़े काम के हैं। फिर देखो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो अब ये तो बड़ा आसान खेल हो गया।
तो देखो फर्स्ट क्या बोला है, जे थॉम्सन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स तो भाई जो है सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस नहीं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब तो होता है सिर्फ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब न्यूक्लियॉन्स का मतलब होना चाहिए था यहाँ पे न्यूट्रॉन भी होता है, तो इसलिए गलत है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद देखो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। फिर अ न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। तो भाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से नहीं बनता है। फिर देखो, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 है तो प्रोटॉन का उससे 2000 गुना ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको टेबल में भी डिफरेंस बता रखा है। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन विच इज़ यूज एज मेडिसिन। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, राइट ऑप्शन है, आई मीन राइट स्टेटमेंट है। फिर देखो, पुट टिक अगेंस्ट करेक्ट चॉइस एंड क्रॉस अगेंस्ट रॉन्ग चॉइस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो ये इसने एटॉमिक न्यूक्लियस ढूंढा था, यस। इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढा था, हमें पता ही था। प्रोटॉन भी नहीं ढूंढा था और न्यूट्रॉन भी नहीं ढूंढा था, तो हमें ये सब चीज़ें पता थी, उन्होंने बस न्यूक्लियस ढूंढा था। फिर नेक्स्ट है पुट टिक अगेंस्ट, वापस से वही। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, आइसोटोप एंड ऑफ एन एलिमेंट के पास में क्या होता है भाई, तो उसके पास होता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, डेफिनेटली यस, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर होता है। सेम एटॉमिक नंबर मतलब उसके अंदर क्या होती है भाई, उसकी प्रोटॉन्स सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बस न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखो इसको हम ऐसे लगाएंगे कि इसके डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाकी तो सब इसके अंदर क्या होते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है भाई, सब कुछ अलग ही होता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस। तो Cl माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए तो नेगेटिवली चार्ज हो गया ये। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पुट करके देखो 287। अब 7 है और एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो आउटर मोस्ट में कितने हो गए भाई, 8 हो गए। तो 16 भी गलत, 8 राइट, 17 भी गलत और 18 भी गलत। तो ये आपको कितना आसान आसान क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो भाई क्या होती है 281, तो ये लास्ट वाली, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है, 281 ऐसे नहीं हो सकती, हमेशा यही के एलिमेंट शेल ही हमें फॉलो करना है, तो गड़बड़ी मत कर देना। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो भाई ये टेबल को कंप्लीट करना है, तो आई थिंक ये तो बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। एटॉमिक नंबर 9 है, 9 का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन होता है, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। अब अगर 19 इसका मास नंबर है, 10 न्यूट्रॉन है, तो 9 + 10 हो गया 19। तो आप इस तरीके से इस टेबल को समझ सकते हो। एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का, 16 एटॉमिक नंबर है, तो 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 ही प्रोटॉन होंगे। और 32 अगर इसका 32 आपको मास नंबर दे रखा है, तो 32 - 16, प्रोटॉन 16 है, तो 32 - 16 यानी आप 16 न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो। फिर आपको मैग्नीशियम दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो आपको पता है जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतने ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास दे रखा है 24, तो 12 + 12 हो गया 24। तो आप इस तरीके से इस टेबल को बच्चों कंप्लीट कर सकते हो। हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H+ आयन। ठीक है, H+ आयन यानी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होएगा, याद रखना, और उसका मास नंबर भी एक ही होएगा। ड्यूटेरियम का मतलब होता है 2, जिसका मास हो 2। हाइड्रोजन है ये, और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका ड्यूटेरियम मास 2 होता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, यहाँ पे इसको प्लीज़ 2 से इसको 1 कर लीजिए, प्लीज़ इसको 2 से 1 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 1 होता है 2। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप आपको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप मेरी लेक्चर सीरीज देख लेना ताकि फिर से आपको सब कुछ समझ में आ जाए, मैंने बोर्ड पे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।